नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशांत सरडे, क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट, डायरेक्टर फ्रॉम सेंटर पॉइंट हॉस्पिटल। बीएलएस यानी बेसिक लाइफ सपोर्ट या कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। बीएलएस यानी बेसिक लाइफ सपोर्ट हमें हर उस व्यक्ति पे इस्तेमाल करना पड़ता है जिसका किसी भी कारणवश उसका हृदय की गति या सांस बंद पड़ चुका है, यानी जिसे कार्डियक अरेस्ट आ चुका है। जिस पेशेंट का भी कार्डियक अरेस्ट होता है, यानी मतलब जिसकी हृदय की गति बंद हो जाती है, उसे हमें उसका हृदय तुरंत चालू करने के लिए जो समय मिलता है वो काफी कम होता है। किसी भी बीमारी से बाहर निकालने के लिए जो उसका अधिक लाभ हो, इसके लिए जो पीरियड रहता है, इसके लिए हम उसे गोल्डन आवर कहते हैं। क्योंकि ये कार्डियक अरेस्ट में ये गोल्डन आवर नहीं, चंद मिनट रहते हैं, गोल्डन मिनट्स या गोल्डन सेकंड रहते हैं। 2 या 3 मिनट में अगर इनमें इसका हार्ट पूर्वक चालू ना कर पाए या किसी भी कारण से हम उसे हृदय की से होने वाला ब्लड सप्लाई चालू ना रखे तो मस्तिष्क को होने वाला ब्लड सप्लाई बंद पड़ सकता है तथा हृदय का पेशेंट का ब्रेन डेड हो सकता है और उसे आगे में बचा के कोई फायदा नहीं रहता। इसलिए ऐसे पेशेंट को हमें तुरंत उपचार करना होता है। अभी किसी भी विकसित देश हो 2 या 3 मिनट में मेडिकल फैसिलिटी उस तक पहुंचना पसंद होगा। इसलिए CPR या बेसिक BLS हमें हर उस व्यक्ति को आना अनिवार्य है। दुनिया में हर उस व्यक्ति को आना चाहिए जो कि सुनने हैं, समझदार है। अभी ये BLS सही तरीके से वापरा जाए, सही इंसान के ऊपर वापरा जाए, इसका सही फायदा हो, इसके लिए हमें इसकी बेसिक जानकारी लेना, इसकी तकनीकी अवगत हो जाना जरूरी है। तो मैं अभी आपको इसके कुछ बेसिक चीजें और इसकी तकनीक समझाने जा रहा हूँ। BLS यानी बेसिक लाइफ सपोर्ट, ये तंत्र शुद्ध परिस्थिति से करने के लिए हमें इसका एक सिंपल न्यूमोनिक याद रखना जरूरी है, जिसे हम कहते हैं डॉक्टर ABC। इसके हर लेटर का महत्व है। D फॉर डेंजर, R फॉर रिस्पॉन्स, S मीन्स शाउट फॉर हेल्प, A मीन्स एयरवे, B इज फॉर ब्रीदिंग एंड C इज फॉर सर्कुलेशन। ये सही जो न्यूमोनिक है डॉक्टर ABC, ये हमें इसी तकनीक से जाना है ताकि हम पेशेंट का सही निवेदन कर पाए और उसका सही उपचार कर पाए। अभी इसके हर एक वर्ड का मैं आपको इम्पोर्टेंस समझाऊंगा। D इज फॉर डेंजर पहला लेटर है। तो सबसे पहले जब हम जहाँ कहीं भी हो, हम घर पे हो सकते हैं, ऑफिस में हो सकते हैं, किसी बाजार में हो सकते हैं, मॉल में हो सकते हैं, रास्ते के बाजू में हो सकते हैं, जहाँ कहाँ पे भी हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो कि मरणासन्न स्थिति में है, तो हमें तुरंत अपना डेंजर अलर्ट करना है। मीन्स हमें ये पहचानना है कि ये व्यक्ति को लाइफ को डेंजर हो सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत आगे में BLS लग सकता है कि नहीं, इसका मैसेज करना है। दूसरी, हमें इस चीज की भी ध्यान रखना है कि जिस स्थिति में वो डेंजर अवस्था में है, तो वो स्थिति उसको हम लाइफ सपोर्ट देने के काबिल है क्या। अगर वो रास्ते के बीच में है या बहुत गर्दी में है, तो ऐसे जगह पे उसे हम लाइफ सपोर्ट देते वक्त पेशेंट को तथा देने वाले व्यक्ति दोनों के लाइफ को डेंजर हो सकता है। इसलिए सबसे पहले ये जरूरी है कि ऐसे व्यक्ति अगर रास्ते में कोई आदमी अगर मरणासन्न स्थिति में पड़ा हुआ है तो उसे उठा के बाजू में सेफ जगह पे लेके जाए। इसके बाद में उसे किसी फ्लैट एंड हार्ड सरफेस पे फ्लैट सुला ले। इसके बाद में हम जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी हमने ये जो मरणासन्न स्थिति में हमारा जो डमी है, इसको हमने ये हार्ड और फ्लैट सरफेस पे सुला दिया है। इसके बाद में हमारा पहला D मीन्स डेंजर अलर्ट होने के बाद में हमें दूसरा चीज देखना है R मीन्स रिस्पॉन्स। मतलब ये जो आदमी है ये रिस्पॉन्स कुछ कर रहा है या नहीं है, ये देखने के लिए पहले तो हमें उसको आवाज देना है। अगर उससे वो नहीं जागता है तो हमें उसको थोड़ा पेनफुल स्टिमुला देना है। ये देने के लिए हम हाथ के ऐसे मूड बांध के इसकी छाती में थोड़ा जोर से प्रेस कर सकते हैं। इस तरीके से प्रेस देने के बाद अगर वो कुछ रिस्पॉन्स करने लगता है तो ये अच्छी बात है। अगर ये कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो यह व्यक्ति जो आपको मरणासन्न अवस्था में दिखा था, इसको सही में कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट आया हो सकता है। इसके लिए अपने को थर्ड स्टेप पे जाना है। थर्ड स्टेप इज यस मीन्स शाउट फॉर हेल्प। आपको ये जो CPR देना है या BLS देना है, ये किसी एक आदमी का काम नहीं हो सकता। ये शुरुआत यही से करना है, लेकिन इसमें जितने भी आदमी को आपको सपोर्ट मिल सके कम है। इसलिए आपको तुरंत बाकी लोगों को लिए जोर से आवाज देके मदद के लिए बुलाना है। इसके अलावा आपको जो हेल्थ सिस्टम है, एम्बुलेंस सिस्टम है, हेल्थ पर्सन, इनको भी कॉल करना है। अभी आप अगर 2 पर्सन हैं तो एक पर्सन तुरंत इसका असेसमेंट BLS चालू करेगा तथा दूसरा पर्सन आपको फोन करेगा हेल्थ सिस्टम को।
फिर अगर आप अकेले हैं तो आप अपने मोबाइल का भी सहारा ले सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको भी बताया कि इस प्रक्रिया में हर एक सेकंड इम्पोर्टेंट है, इसलिए हो सके तो आप फोन पे जो बात कर रहे हैं वो कम से कम रखो। आप फोन अपना उठाओ, इसको डायल करने के बाद में तुरंत आप इसको लाउड स्पीकर मोड पे डाल दो, ताकि आप जब पेशेंट का इलाज कर रहे हैं, उसको असेस कर रहे हैं, तब आपको उतना सेकंड भी आपके व्यर्थ ना हो। तो ये अपना हो गया थर्ड स्टेप, शाउट फॉर हेल्प। इसके बाद में फोर्थ स्टेप इज ए, डॉक्टर ABC, DRS अपन ने समझ लिया है। उसके बाद में ए मीन्स एयरवे। एयरवे में अपने को देखना है, एयरवे का मतलब उसकी श्वास नलिका, जब उस पर नाक से और मुंह से सांस ले सकते हैं। अभी अपने को सबसे पहले ये देखना है कि उसके मुंह में कुछ अड़चन तो नहीं है जिसकी वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, ऐसा कुछ बात। इसके अलावा उसके मुंह में ब्लड हो सकता है, उसने की हुई उल्टी यानी वोमिटस के पार्टिकल्स हो सकते हैं, इसके अलावा उसके मुंह में ब्लड हो सकता है। तो ये हमें सबसे पहले ड्रेन करना है। ये ड्रेन करने के लिए उसको सिंपली एक करवट पे उसको लिटा दो, ताकि मुंह में जमा हुआ उसका सारा जो ब्लड है वो ड्रेन हो सके। अगर वो उस तरीके से पूरी तरीके से निकल नहीं जा सकता है तो हमें कोई भी ऐसी चीज अगर हमारे आसपास हमें मिल जाती है जिससे हम उसको सक्शन करके निकाल सकते हैं तो वो बेहतर रहेगा। तो ये ऐसी सिंपल चीज है, जिसको ये बलून है, इसको मैं आपके मुंह में प्रेस कर सकता हूँ या निकाल सकता हूँ, या कुछ नहीं मिलता है तो सक्शन करके, ये जैसे सिरिंज आप देख रहे हैं, ये सिरिंज से भी, जैसे सीओ से भी हम उसको सक्शन करके मुंह से कुछ निकाल सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज जो कि आपके आसपास उस वक्त अवेलेबल है तो उसे आप इससे निकाल सकते हैं। अगर कुछ भी ना हो तो सिंपल अपने जेब में पेन या कोई चीज हार्ड चीज रहती है उससे भी आप उसे क्लीन करके निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ऐसे वक्त में कभी भी अपना उंगली का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस पेशेंट के अगर मैं मुंह में उंगली डालता हूँ तो ऐसे वक्त में वो पेशेंट को फिट्स या कन्वल्शंस आ सकते हैं, वो अपने दांत चबा सकता है। ये दांत चबाने की वजह से आपकी उंगली को क्षति पहुंच सकती है, कई बार उंगली कट भी सकती है, टूट भी सकती है। इसलिए कभी भी अपने उंगली का इस्तेमाल ना करें। तो किसी को एक पोजीशन में टर्न करके तथा उसको किसी सक्शन करने वाली चीजें से उसको क्लीन करें। जब आप उसका श्योर हो जाए कि उसके मुंह में कुछ नहीं है तो उन्हें एयरवे का नेक्स्ट स्टेप लेना है, जिसे हम हेड, टेल और चिन लिफ्ट कहते हैं। मतलब उसके सर के ऊपर, फोरहेड के ऊपर 2 उंगलियों से हल्के से दबाव देना है और उसको चीन को नीचे ऊपर की तरफ धकेलना है, जो मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। ऐसा करने की वजह से उनका एयरवे एक सही स्थिति में आ जाएगा और पेशेंट को अनकॉन्शियस स्टेट में भी सांस लेने को आसानी मिलेगी। ये ध्यान रखें, ये जो अभी मैंने एयरवे की स्थिति बताई है, ये हमें कुछ पेशेंट में नहीं करनी है। जैसे कि आपको लगता है कि इस पेशेंट को गर्दन को इंजुरी है तो उसमें ये चीज हमें नहीं करनी है, क्योंकि ऐसे करते वक्त गर्दन के अंदर की जो मांसपेशियां रहती है, जिसको हम सर्वाइकल कॉर्ड बोलते हैं, उसे इंजुरी हो सकती है। तो जब भी हम पेशेंट को कुछ अच्छा करने जाते हैं तो क्या नहीं करना है, इसका भी हमें हरदम ध्यान रखना है। इसके बाद में एयरवे के बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब अपना सांस लेने की प्रक्रिया। तो ये ब्रीदिंग इस पेशेंट का चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये हमें असेस करना है। अभी हमें कैसे ऐसे करें, इसके लिए 3 चीजें हैं, देखो, सुनो और महसूस करो। इस पेशेंट के पास में जाइए, उसके साइड में चेहरे के बाजू में उसका कान लाइए, आप कान से सुन सकते हैं, ठीक है, कि उसके सांस की आवाज आ रही है कि नहीं। उसके नाक के पास हल्के से आप उंगली लेके जाइए, आपको ये महसूस हो सकता है कि उसकी कुछ धीमे गति से सांस चल रही है। या तीर की तरीके से आप उसकी छाती में देखिए, छाती का मूवमेंट हो रहा है क्या, छाती सांस के साथ थोड़ी बहुत खुल रही है क्या, ये आपको दिखाई देगा। अगर आपको ये छाती खुलती हुई नहीं दिख रही है तो वो रेस्पिरेटरी अरेस्ट में हो सकता है, ठीक है। ऐसे पेशेंट को कार्डियक रेस्पिरेटरी अरेस्ट की वजह से CPR लगना लायक नहीं है। इसके बाद में आखिरी स्टेज अपने को देखना है असेस करते वक्त सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मतलब हार्ट का पंपिंग। जब हार्ट सर पर पंप करता है तब अपना ब्लड शरीर में सर्कुलेट होता है। जब भी आपका हार्ट चालू होगा तो आपकी पल्स फील होगी, अपनी धमनी से पल्स फील होगी। अभी ये पल्स हमें कैसे फील करना है, तो अपने गर्दन के दोनों तरफ सर को सप्लाई करने वाली नस रहती है, जिसको कि हम कैरोटिड आर्टरी कहते हैं। ये कैरोटिड आर्टरी हमें फील करनी है। ये फील करने की मैं सिंपल टेक्निक आपको बताता हूँ। इसके लिए सबसे पहले बार
अपने गर्दन के बीच वाले हिस्से में कड़क वाला हिस्सा रहता है, वहां पे हाथ रखिए। इसके बाद में किसी भी एक साइड में, बाहर के साइड में लेके जाइए। यहाँ पे अपनी जो मांसपेशियां रहती है उसके अंदरूनी पार्ट में हमें ये पल्स फील होगी। ये दाहिने से या बाएं तरफ, दोनों तरफ हम फील कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, एक साथ कभी भी दोनों कैरोटिड पल्स फील नहीं करना है, एक के बाद एक फील करके देखना है। अगर आपको ये कैरोटिड पल्स फील हो रही है तो इसका मतलब उसका हार्ट चल रहा है। लेकिन आपको आपका कैरोटिड आर्टरी आपकी फील नहीं हो रही है, या आप दुविधापूर्ण स्थिति में हैं कि सही में हार्ट पल्स फील हो रही है या नहीं हो रही है, ऐसे दोनों स्थिति में हमें बिना समय गवाए इसका तुरंत कार्डियक मसाज या चेस्ट ऑपरेशन चालू करना है, ताकि हम इसके हृदय से ब्लड का सप्लाई शरीर में चालू रखना है। अभी ये चेस्ट ऑपरेशन करने का भी एक सही तरीका होता है, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो चेस्ट कॉम्प्रेशन करने से किस तरीके से फायदा होता है मैं आपको बताता हूँ। नीचे में आपका छाती का पिछले रीढ़ की हड्डी का पार्ट रहेगा, जो कि फ्लैट सरफेस पे हार्ट है। ऊपर से जब ऊपर से हार्ट को, छाती को पंप करते हैं तो दोनों के बीच में हमारा हार्ट रहता है। वो हार्ट का चेम्बर, जिसे हम वेंट्रिकल बोलते हैं, उसमें जो ब्लड रहता है, जब हम उसको छाती कंप्रेस करेंगे तो उसके ऊपर दबाव आता है और वेंट्रिकल कंप्रेस होकर उसमें का ब्लड सही तरीके से शरीर में प्रसारित होता है। लेकिन हमें सही तरीके से सही जगह पे प्रेस करना जरूरी है। तो ये देखिए, मैंने इसकी छाती पूरी खोल दी है। इसके बाद में ये बीच वाला जो हिस्सा रहता है दोनों छाती के बीच में, इसको हम स्टर्नल बोन बोलते हैं। ये स्टर्नल बोन के बीच वाला जो हिस्सा रहता है, इसको हमें कॉम्प्रेस करना है। अगर आपको ये सही तरीके से फील नहीं हो रहा है, या फिर दूसरी तरीका ये रहता है कि हमारे छाती का जो रिब केज रहता है, ये दोनों जिस जगह पे जमते हैं, इस दोनों के बीच वाला जो एरिया रहता है, इसको हम जीपी स्टर्नम बोलते हैं। इससे करीबन 1 इंच ऊपर हमें अपने हाथ को रख के प्रेस करना है। या दोनों चीजें अगर आपको नहीं दिख रही है या असेस नहीं कर पा रहे हैं, तो सिंपली इसके दोनों जो निपल्स है, ये निपल्स का बीच वाला एरिया आप पकड़िए और वहां पे आपको इसका कार्डियक मसाज चालू करना है। अभी ये करते वक्त हमें सबसे पहले बार उसके बाजू में इस तरीके से घुटनों के बल पे लेट जाना है। पेशेंट को हार्ड एंड फ्लैट सरफेस पे सुलाया है। इसके बाद में हम पहले अपना एक पंजा स्टर्नम के ऊपर रखेंगे, मिड स्टर्नम पे। उसके बाद में दूसरा पंजा उसी हाथ के ऊपर रखेंगे और इसकी इस तरीके से फिस्ट बना लेंगे। उसके बाद में हमारी जो दोनों कोहनी रहती है, ये कहीं पे बेंड नहीं होनी चाहिए। इसको इस तरीके से बेंड नहीं करना है, हमको पूरे शोल्डर से लेके पूरे बॉडी का वेट उसके ऊपर डालना है और इस तरीके से उसको प्रेस करना है। अभी ये प्रेस करते वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसका जो प्रेशर है वो सही तरीके से होना चाहिए, ताकि इफेक्टिव पंपिंग हो सके। सही कार्डियक मसाज होने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होती है। एक, वो स्ट्रांग रहना चाहिए, दूसरा वो इफेक्टिव रहना चाहिए, और तीसरा वो फास्ट रहना चाहिए। क्योंकि हमें हमारे हृदय की उतना सभी उसको ब्लड सप्लाई उसके ब्लड मस्तिष्क में पहुंचाना है, ताकि उसका मस्तिष्क डेड ना हो सके। इसके लिए ये जो स्ट्रांग प्रेशर मैंने बताया है, तो स्ट्रांग ये इतना सफिशिएंट स्ट्रांग होना चाहिए कि एक बार प्रेस करने के बाद ये करीबन 2 इंच या 5 सेंटीमीटर तक नीचे प्रेस हो सके। और ये प्रेस करने के बाद में इफेक्टिव रहने के लिए उसका रिकॉइल, मतलब चेस्ट वॉल की जो मूवमेंट है वो वापस उसी जगह पे आना चाहिए। जब अपनी चेस्ट वॉल खुल के वापस जगह पे आएगी तो उस वक्त आपका वेंट्रिकल में वेनस ब्लड वापस आएगा। जब वेंट्रिकल में ब्लड भरेगा तभी अगले कॉम्प्रेशन के साथ में वो शरीर में पंप होगा। इसलिए उसका इफेक्टिव रिकॉइल होना जरूरी है। तो उसके लिए जब आप वापस लेते हैं तब आपको छाती के ऊपर हाथ प्रेस रखना है, लेकिन दबाव पूरा हटा देना है। छाती अपने आप वापस आ जाएगी और इस तरीके से चेस्ट करना है। अभी तीसरी चीज है फास्ट। फास्ट कितना फास्ट करना है? तो 1 मिनट में करीबन 100 से 120 बार होना चाहिए। मतलब 1 सेकंड में करीबन 2 बार हमें होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको इफेक्टिव एंड फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग कार्डियक मसाज देनी है। आप मन ही मन में काउंट कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इस तरीके से आपको इफेक्टिव कार्डियक मसाज करना है। अभी ये करीबन आपको पहली प्रोसीजर, पहला कार्डियक मसाज
2 मिनट तक अनविरत चालू रखना है। 2 मिनट के बाद में आपको इसे पुनः असेस करना है। ये देखना है कि उसका रेस्पिरेशन चालू हो रहा है, उसकी कैरोटिड पल्स आ रही है। अगर ये नहीं आ रही है तो आपको फिर से कार्डियक मसाज लेना है और तुरंत चालू रखना है। इसके साथ साथ आप पेशेंट को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन भी दे सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन चेस्ट कॉम्प्रेशन के साथ साथ हम कैसे दे सकते हैं। ये करने के लिए पेशेंट के उससे चेहरे के पास जाइए, उसका नाक हल्का सा पिंच कीजिए, उसका माउथ थोड़ा सा ओपन कीजिए, लंबे सांस लीजिए और अपना पूरा माउथ उसके माउथ के ऊपर पैक करना है और जोर से एक्सेल करना है। आप लंबी सांस लेंगे, उसके माउथ के ऊपर पैक करेंगे और पूरा प्रेस करेंगे। ये करते वक्त आपको देखना है उसका चेस्ट एक्सपेंशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। अगर ये करते वक्त आप किसी को आपको अगर सहायता लगती आपको अवेलेबल, ये करते वक्त अगर आपको इस तरीके से बैग एंड मास्क अवेलेबल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मास्क है जो कि हमने इसके माउथ के ऊपर इस तरीके से फिक्स किया है और ये बैग है जिससे हम अम्बू बैग कहते हैं, जिससे अपन श्वास ले सकते हैं। अभी ये रेस्पिरेशन और कॉम्प्रेशन, इसका भी एक सही प्रोपोर्शन होना जरूरी है। 1 मिनट में हमें कम से कम 6 से 8 बार श्वास देना है और 100 से 120 बार हमें को कार्डियक मसाज देना है। तो हर 30 कार्डियक मसाज के साथ साथ 2 रेस्पिरेशन पेशेंट को जाना अनिवार्य है। अभी कुछ चीजें ऐसी हो जाती है कि जैसे कि पेशेंट हाइजीनिक पर्पज की वजह से पेशेंट के मुंह में ब्लड है, वोमिटिंग है या अनजान पर्सन है जिसकी वजह से हम असहज महसूस कर रहे हैं कि उसे माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दे या ना दे, तो ऐसे वक्त में हम सिर्फ कार्डियक ओनली मसाज यानी कार्डियक कॉम्प्रेशन, चेस्ट कॉम्प्रेशन ओनली हम चालू कर सकते हैं। कई स्टडीज में यह पाया गया है कि चेस्ट कॉम्प्रेशन से भी पेशेंट को बचाया जा सकता है। अगर किसी वजह से आप असहज महसूस कर रहे हैं उसको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देने में, तो डरिए नहीं, कम से कम चेस्ट मसाज चालू रखिए ताकि उसका आपको सही रिजल्ट मिल पाए, उसकी जान बच पाए। इसके बाद में अभी हमने चेस्ट कॉम्प्रेशन चालू किया है, ये कब तक चालू रखें? तो इसका इलाज है जब तक पेशेंट को होश न आ जाए, जब तक उसका सांस और हार्ट चालू ना हो जाए, उसकी पल्स वापस ना आ जाए, या कोई हेल्थ टीम आके उसको टेक ओवर ना करे, या फिर इसे हम किसी नजीक के अस्पताल तक पहुंचाना दें, तब तक हमें ये कार्डियक मसाज कंटिन्यूअस चालू रखनी है। तो ये आपको मैंने अभी तक डॉक्टर्स ABC जो बताया है, ये आपको कंठस्थ करना है, इसकी बार-बार प्रैक्टिस करना है ताकि आपको इसका सही उपयोग कर सके। अभी ये करते वक्त आपको 1 से ज्यादा 2, 2 से ज्यादा 3, 3 से ज्यादा 4, जितने लोग होते हैं उतना लोगों का इफेक्ट हो सकता है। एक आदमी ज्यादा देर तक कार्डियक मसाज देने से अगर थक जाता है तो उसका बाय स्टैंडर्ड दूसरे आदमी ने तुरंत इसे टेक ओवर करना है, लेकिन कार्डियक मसाज बंद नहीं करना है। ये करते वक्त जैसे मैंने आपको बताया, हम कुछ और चीजें कर सकते हैं, जैसे कि हम इसको पूरा एक्सपोज कर दें, इसके पॉकेट्स हम चेक कर लें। इसके पॉकेट्स में हमें कुछ ऐसी चीजें मिल सकती है कि उससे अपने को उसको ट्रीटमेंट करने में आसानी हो सकती है। सभी जैसे कि कॉमन कॉज रहता है डायबिटीज के पेशेंट में शुगर अचानक कम हो जाने के, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, उसके वजह से उसका श्वास और हार्ट बंद पड़ने की स्थिति आ सकती है, वो मूर्छा में जा सकता है। तो अगर आप उसके चेक करते हैं तो उसके जेब में अगर आपको डायबिटिक कार्ड मिलता है या कोई फीट या कोई और बीमारी का कार्ड मिलता है, उसका आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, जिससे आपको उसके घर वालों को या उसके रिलेटिव्स को कांटेक्ट करने में आसानी जाती है। तो ये सारी चीजें हमें आगे की प्रक्रिया में हेल्प करेंगी। सभी डायबिटीज के पेशेंट से मेरा अनुरोध है कि आप अपने जेब में डायबिटिक का आइडेंटिटी कार्ड और किस दवाई चल रही है और किस डॉक्टर की ट्रीटमेंट चल रही है, ये उसके ऊपर मेंशन रखें ताकि इमरजेंसी के वक्त में आपको सही इलाज दे सके। डायबिटीज की पेशेंट में सिंपल हाइपोग्लाइसीमिया में आप अगर उसको कुछ मीठा दे सकते हैं तो उससे भी उसका कॉन्शियसनेस वापस आ सकता है। इसके बाद में कुछ चीजें जो हमें नहीं करनी है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। अपने देश में काफी देहातों में या काफी लोगों में ये समझ है कि मरते वक्त जब वो कराता है या जब वो कार्डियक अरेस्ट में जाता है तो तड़पता है, तो लोगों को लगता है वो प्यास के लग रही है, उसे पानी देना है, और ऐसे में उसको मरणासन अवस्था में पानी देते हैं।
जो कि कभी भी नहीं देना है। कोई भी पेशेंट अगर आपको दिखता है जो कि वो होश उसका सही नहीं है, वो मरणासन्न अवस्था में है, ऐसे वक्त उसके मुंह में पानी नहीं देना है। दूसरी चीज, कुछ बीमारियां रहती है जैसे कि पैरालिसिस या लकवा मारता है। ऐसे वक्त में काफी लोग जो है वो उनको केरोसिन जैसी चीजें पिलाते हैं, जो कि काफी भयानक हो सकती है। केरोसिन, ध्यान रखिए, एक तरीके का पॉइजन है। इससे पैरालिसिस तो ठीक नहीं होगा, लेकिन उसको केमिकल निमोनिया बढ़ जाएगा, जो कि कंडीशन और खराब कर सकता है। और एक कॉमन चीज है जैसे कि मिर्गी की बीमारी, जिसको कि हम फिट्स बोलते हैं। इस बीमारी में जब पेशेंट को मुंह से छाया जाने लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, तो लोग ऐसे लोगों को कुछ केरोसिन जैसी चीजें पिलाते हैं या उसके मुंह में उंगली डालने का प्रयास करते हैं, उसका हाथ जबड़ा जोर से दबाने की कोशिश करते हैं। कृपया ऐसा ना करें। उसके हाथ या पैर जो कि कांप रहे हैं, उसको भी जबरदस्ती दबा के वो रोकना चाहते हैं। देखिए, उससे वो रुकेगा नहीं। ऐसे पेशेंट को सिंपली हमें एक सेफ जगह पे लिटाना है, उसके कपड़े, उसका बेड, उसके नाड़े ये ढीला कर देना है, ताकि उसको और ज्यादा क्षति ना हो। फिर कुछ देर में अपने आप या फिर दवाई के द्वारा ही रोकी जा सकती है, ना कि दबाने से। तो ये इसके बाद में कुछ ऐसी कॉमन चीजें हैं जैसे कि किसी सांप के काटने से या विषाणु कीटाणु के काटने से अगर पेशेंट को हार्ट या सांस बंद पड़ जाती है, मूर्छावस्था में जाता है, तो ऐसे पेशेंट को भी कई लोग उसे तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचाने की जगह ऐसे लोगों को वो बुआबाजी करते हैं, झाड़ फूक का इलाज करते हैं। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ से ये विनती है कि कृपया ऐसा ना करें। इसमें अपना ट्रीटमेंट का गोल्डन पीरियड लॉस होता है और पेशेंट का आउटकम पुअर हो जाता है। इसलिए इससे पेशेंट को तुरंत दवाखाने ले जाए। तो ये कुछ चीजें थी जो कि मैंने आपको बताई। BLS यानी बेसिक लाइफ सपोर्ट, इसमें हम कैसे तुरंत एक्ट करके पेशेंट को जान बचाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद में कुछ अपने समाज में मिथ्या है, कुछ डर बैठा हुआ है, जैसे कि अगर मैं इस पेशेंट का, इस एक्सीडेंट का पेशेंट है, इसको मैं अगर हाथ लगाऊंगा तो मुझे पुलिस वाले पकड़ेंगे, पुलिस वाले मुझे पूछताछ के लिए बुलाएंगे, हॉस्पिटल में ले जाएंगे तो मेरी इंक्वायरी होगी। ये डर की वजह से कई लोग रास्ते में पड़े हुए मरणासन्न अवस्था में पेशेंट को हाथ लगाने से डरते हैं। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि आप ऐसा ना करें। कानूनन कोई भी पुलिस, कानून या डॉक्टर आपको अपना नाम बताने के लिए, आपको आगे की कानूनी प्रक्रिया तथा इलाज में सहयोग करने के लिए कंपलसरी नहीं कर सकता है। अगर आपकी इच्छा नहीं होगी तो आप आपका नाम गुप्त रख सकते हैं। सिर्फ आपका जो धर्म है उसका जान बचाने के लिए BLS देना, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाना, ये काम भी अगर आपने कर दिया तो एक पेशेंट की जान बच सकती है। हमारी हेल्थ टीम आने के बाद में ये कार्डियक मसाज और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कुछ एडवांस तरीके से दिया जा सकता है, जो कि मैं आपको बता सकता हूँ। ये जो ट्यूब है इसे हम एंडोट्रकियल ट्यूब बोलते हैं। ये हम इसके मुंह से श्वसन नलिका में डालते हैं, ताकि इससे हम इनको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन या अम्बुबैक किया जा सके। इसको हम एडवांस एयरवे बोल सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसी का एक कुछ मशीन रहती है जिसको कि डिफिब्रिलेटर बोलते हैं। ये डिफिब्रिलेटर पेशेंट की छाती को कनेक्ट किया जा सकता है। इसमें आप दे सकते हैं ये जो पैडल्स है, ये पैडल्स से हम उनको शॉक देते हैं ताकि हृदय की गति इरेगुलर चालू हो, तो ये इसे तुरंत एडजस्ट किया जा सके। इसके अलावा डी मतलब कुछ ड्रग्स जो कि लाइफ सेविंग ड्रग्स रहते हैं, उनका बीपी बढ़ाने के, हृदय की गति चालू करने के लिए जो हम इन्हें दे सकते हैं। ये सारा एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट मेडिकल टीम पहुंचने के बाद में हम इसे उपलब्ध करा सकते हैं। जो भी पेशेंट आपको रास्ते में किसी जगह पे अगर आपको मरणासन्न अवस्था में पाया जाता है तो उसे आप तुरंत BLS या बेसिक लाइफ सपोर्ट चालू करें, उसे तुरंत किसी हेल्थ सेंटर पे पहुंचाइए। ये करने के लिए आप एम्बुलेंस 108 पे फोन कर सकते हैं या नीचे स्क्रीन पे हमारे इमरजेंसी नंबर दिए हुए हॉस्पिटल के, ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। हमें आपको बहुत खुशी होगी इस तरीके से पेशेंट को हैंडल करने के लिए, आपको और आपके पेशेंट को हेल्प करने के लिए। धन्यवाद।